रीना को कैंसर हुआ तो राहुल उसे बीमारी का ढेर समझकर उसे बताए बगैर छोड़कर लंदन चला गया। तो रीना राहुल का इंतजार करती रही कि राहुल कब बच्चों के लिए खाना लेकर आएगा, लेकिन राहुल ना आया तो बच्चे भूखे ही सो गए। रीना की हालत इतनी बुरी होती गई कि वो चलने फिरने से भी मोहताज हो गई और बच्चे लोगों के घरों में झांकते रहते कि कहीं से कोई रोटी मिल जाए। इस तरह 5 साल गुजर गए तो अचानक राहुल को लगा कि अब तक तो रीना मर चुकी होगी। वो हिंदुस्तान वापस आया और जैसे ही घर में कदम रखा तो उसकी आत्मा कांप गई। अरे तू अभी तक यूं ही बिस्तर तोड़ रही है? तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले गरम गरम चपाती तवे पर डाल दिया कर। एक तो थका हारा काम से घर आता हूँ, सारा दिन का भूखा होता हूँ, होटल से भी कुछ लेकर नहीं खाता कि जो पैसे बचेंगे उससे तुझे और तेरी इस निकम्मी औलाद को रात का खाना खिला दूंगा। और तू है कि तुझे मेरी फिक्री नहीं है। जब देखो बिस्तर पर पड़ी ऊँगती रहती है। ये नहीं कि पति घर आ रहा है इसके लिए कुछ खाना ही बना दूं। राहुल गुस्से के मारे बिफरा हुआ उसके सर पर खड़ा था, मगर रीना को तो इस कदर तेज बुखार था कि वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बुखार की वजह से लाल हो रहा था और होंठ कपकपा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर जुबान साथ ही नहीं दे रही थी। राहुल की आज ठेकेदार ने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी और वो उधर से ही बिलबिलाया हुआ घर में आया था। एक तो इस कदर गर्मी थी कि प्यास से उसकी बुरी हालत थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल रहा था। रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं पकड़ सकता था कि अगर रिक्शा ले लिया तो घर में लकड़ियां कैसे जलेंगी। जब तक घर पहुंचा तो प्यास से बेहाल हो चुका था। घर में जाते ही उसने सबसे पहले आंगन में रखे हुए कच्ची मिट्टी के घड़े को देखा। पास ही स्टील का गिलास पड़ा था। उठाकर फौरन घड़े को उल्टा किया ताकि पानी पी सके, मगर ये क्या, घड़ा तो खाली था। ये देखकर तो वो और तप चुका था। कैसी औरत है ये रीना, जिसने अभी तक घड़ा ही नहीं भरा था। वो गुस्से से बिलबिलाता हुआ स्टील का गिलास उठाए कमरे में चला गया और जोर से गिलास फर्श पर दे मारा। बच्चे जो माँ के आसपास बैठे थे कांप उठे थे, जबकि रीना बिस्तर पर ही पड़ी थी। शोर की आवाज सुनकर तो उसका दिल भी दहल चुका था, मगर हिम्मत ही कहाँ थी जो कुछ बोल पाती। राहुल उसे बातें सुनाए जा रहा था, उसे लापरवाह और कामचोर पत्नी जैसे शब्द से पुकार रहा था, मगर वो तो जैसे बेहोशी की हालत में सब कुछ सुनती जा रही थी। वो खुद ही आंगन में आया और नल से पानी निकालकर पीने लगा। अभी तक रीना अपने बिस्तर से नहीं उठी थी और ये बात उसे और भी गुस्सा दिला रही थी। वो वहीं आंगन में खड़ा अपने सर पर ठंडा पानी डालते हुए चिल्लाया था। वो गाली देते हुए कहने लगा कि अगले 1 मिनट में उठकर तूने मुझे खाना ना दिया तो देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं। राहुल की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 11-12 साल थी, बाप की ये धमकी सुनकर तो वो कांप उठी थी। पहले तो बच्चों में इतनी हिम्मत ही ना थी कि अपने बाप के सामने कुछ बोल सकते। एक माँ ही उनका आसरा थी। जब भी बाप माँ से लड़ता तो वो माँ के पीछे छुप जाया करते थे। फिर जब तक बाप सो ना जाता वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं थे। पहली बार उसकी बड़ी बेटी पिंकी फौरन भागकर बाप के पास आई और कहने लगी, बाबा माँ को कुछ मत कहो, माँ ने कुछ नहीं किया, मैं रोटी बनाकर देती हूँ। उन्हें बहुत तेज बुखार है, सुबह से वो यूं ही लेटी हुई है। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया है। आप माँ पर गुस्सा ना हो, उनके लिए दवाई ले आइए। ये सुनकर राहुल ने घूर कर अपनी बेटी को देखा। कहने लगा, बड़ी जुबान चलने लग गई है तेरी, कोई बीमार नहीं है, इसको मौसमी बुखार है बस, और इसको भी इसने सर पर सवार कर रखा है। अरे घर में करती क्या है, ये छोटा सा तो घर है, कच्चा आंगन है जहां उसने कभी झाड़ू तक नहीं लगाई। सारा वक्त घर में बैठी रहती है, एक खाना वक्त पर बनाकर देना होता है, इस पर भी इसके नखरे होते हैं। राहुल बोले जा रहा था जबकि पिंकी फौरन किचन में गई। देखा तो सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि 2 रोटियां बना पाती। आज तक उसने रोटी नहीं बनाई थी, मगर बनानी जरूरी थी, वरना बाबा तो न जाने क्या फसाद खड़ा कर देते। पिंकी ने छोटे छोटे पेड़े उठाए और जैसे तैसे रोटी बनाने लगी। रोटी बेल ली तो उसे याद आया कि अभी तक तो उसने आग ही नहीं जलाई थी। वहीं राहुल गुस्से से पिंकी पर चिल्ला रहा था, कह रहा था, मनूस मारी, तू भी अपनी माँ की ही तरह हर काम लेट ही करती है, अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ, तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर बदनाम होता फिरता हूँ और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते।
पिंकी की आंखों से तो आंसू निकल आए थे। उसने बेली हुई रोटी को दोबारा वापस प्लेट में रखा और लकड़ियों से आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था, आग जली नहीं रही थी, उल्टा धुआं ही धुआं हो रहा था। पूरा घर धुएं से भर गया तो राहुल की आंखों से भी धुएं की कड़वाहट से पानी आ चुका था। वो गुस्से से बिफरे हुए शेर की तरह किचन में गया और अंधेरे में ही अपने पैर की ठोकर पिंकी को मारी। पिंकी तो बेचारी अंधेरे में उस जलते बुझते हुए चूल्हे पर ही जा गिरी थी। उसकी कमर और बाजू जल चुका था, मगर वो उसके बावजूद फौरन खुद को संभालती हुई उठकर एक तरफ हो गई। राहुल खुद ही लकड़ियों को जलाकर उस पर रोटी बनाने लगा और पिंकी को गालियां देते हुए कहने लगा कि दफा हो जाओ यहाँ से, एक काम नहीं कर सकती सही से, बस फरमाइश करवा लो तुम लोगों से, अब शक्ल गुम कर अपनी यहाँ से। पिंकी रोते हुए वापस अपनी माँ के पास आ गई और दबी दबी सिसकियों से रोने लगी। उससे छोटे उसके 3-4 बहन भाई उसके पास बैठे रो रहे थे। इससे छोटी बहन ने जब उसके कांधे और कमर से जले हुए कपड़े देखे तो परेशान सी हो गई। राहुल किचन से रोटी बनाकर बाहर आया और खुद ही मजे से बैठकर खाने लगा तो वो किचन में गई और घी लाकर पिंकी के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर बाद बड़ी मुश्किल से रीना धीमी आवाज में पानी मांगने लगी। पिंकी ने जब ये सुना तो उठकर बाहर गई और पानी लाकर माँ के लबों को लगाया। पानी पीकर रीना को थोड़ी बहुत ताकत मिली थी, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। राहुल खाना खाकर वहीं चारपाई पर चित लेट चुका था। उसके पास आधी ही रोटी बची पड़ी थी। भूख तो बच्चों को भी लगी थी, मगर माँ की हालत देखी तो बच्चों ने वो रोटी लाकर माँ को खिलाना शुरू कर दी। खाना खाकर रीना की आंखें कुछ खुली थी, बुखार भी कुछ कम हुआ था। तो उसने पिंकी को एक नजर देखा, उसका जिस्म झुलसा हुआ था। उसने बच्चों से पूछा तो कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था बच्चे वो सब माँ को बताने लगे। रीना को तो गुस्सा आ चुका था। वो कहने लगी कि ये बाप है या हैवान, कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसे सलूक नहीं करता। मुझ पर ना सही कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम कर लिया करो। रीना को बोलता सुनकर राहुल कमरे में चला आया और एक बार फिर उस पर चिल्लाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। राहुल कहने लगा कि जब मुझे खाना बनाकर देने का वक्त था तब तो अधमरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद ही खाना बनाकर खा चुका हूं तब तुम में जान आ गई है। रीना रोने लगी थी, कहने लगी कि तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते, न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, न मेरी आंखें खुलती है और ना ही मुझसे कोई काम होता है। तुम मेरा इलाज करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे काम कर पाऊंगी। राहुल खामोशी से वहां से निकल चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था, पत्नी बच्चों से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। बच्चे पैदा करके तो जैसे उसने रीना पर कोई एहसान किया था, जो एक वक्त का खाना लाकर दे देता, उस पर भी 100 बातें सुनाया करता था और बच्चे रोते सिसकते हुए वो खाना खा लिया करते थे। रीना की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये देखकर राहुल को भी उस पर तरस आने लगा। एक दिन उसे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ताकि पता तो चले कि आखिर तुम्हें कोई बीमारी है भी या सिर्फ तुम ड्रामेबाजियां करती हो। रीना का दिल तो कट कर रह चुका था, मगर खैर कर भी क्या सकती थी। वो पति के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जो हालत रीना की देखी और फिर कुछ सवाल करने के बाद जब कुछ टेस्ट लिखवाए तो उनके पैसे काफी ज्यादा थे। राहुल ने तो हाथ उठा दिए थे, कहने लगा मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। गले में जो सोने का लॉकेट पहन रखा है वही उतार कर दे दो, वो बेचकर तुम्हारे टेस्ट करवा दूंगा। वो लॉकेट रीना की माँ की निशानी थी, मगर अब हो क्या सकता था। वो अस्पताल में मौजूद थे, इसलिए उसने वो लॉकेट उतार कर अपने पति को दे दिया, जिसे बेचकर रीना के टेस्ट करवाए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो रीना घर पर ही मौजूद थी। राहुल खुद ही मजदूरी करने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गया था, तो डॉक्टर ने जो बातें उसे बताई वो सुनकर वो एक पल को हैरान रह गया था। डॉक्टर कहने लगा कि रीना को कैंसर हुआ है, आपको जल्द से जल्द उसका इलाज करवाना शुरू करना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है और फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। सब डॉक्टर की सलाह लेने के बाद डॉक्टर ने उसे दवाई की पर्ची दी थी। वो सारी दवाइयां 15 से 20 हजार के बीच की थी। उसने डॉक्टर से दवाइयों की पर्ची ले ली और अस्पताल से बाहर निकल आया। एक पल को तो उसका जिस्म कांपा था, भले ही वो जरा गुस्से का तेज था और रीना को बातें सुनाया करता था, मगर जो भी था वो उसकी पत्नी थी। जिंदगी के 13-14 साल उसने रीना के साथ गुजारे थे।
शक्ल सूरत की वो बहुत ही अच्छी थी, मगर जब से ये बीमारी उसे लगी थी उसका रंग सांवला सा होता चला जा रहा था। वो काफी कमजोर और हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी। पहले जैसी रौनक उसके चेहरे पर नहीं रही थी और वैसे भी जिस गुर्बत की चक्की में वो पिस रहे थे, ऐसी हालत में भला किसे प्यार मोहब्बत याद रहता है। खैर, डॉक्टर ने जो इलाज का बिल उसे बना कर दिया था वो तो अगर अपने घर को बेच देता, अपनी सारी जमा पूंजी पत्नी का जेवर तक लगा देता, फिर भी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता था। दवाइयों का खर्चा अलग था और फिर जो अस्पताल में जाकर सेशंस होते वो अलग से। ये सोच सोच कर राहुल एक नतीजे पर पहुंचा। उसने रिपोर्ट्स को रास्ते में ही फाड़ कर कचरे में फेंक दिया और घर चला आया। ऐसा करते हुए एक बार भी उसके जिस्म में कपकपी नहीं आई थी। घर आया, रीना उसके इंतजार में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक थी। उसने उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया था। राहुल घर आया तो उसने सबसे पहले उसे गरम गरम खाना दिया और कहने लगी कि राशन खत्म हो चुका है, तुम कल राशन ले आना। घर में आटा भी नहीं बचा, जो था उससे ही ये खाना बना दिया है। राहुल खामोशी से उसकी हर एक बात सुनता रहा। जब राहुल कुछ ना बोला तो रीना खुद ही कहने लगी कि आज मेरी रिपोर्ट्स भी आनी थी, क्या आया है रिपोर्ट में, या तुम अस्पताल गए ही नहीं। ये सुनकर राहुल ने एक नजर डालकर रीना को देखा और कहने लगा, तू मुझे सुकून से रोटी खाने देगी या नहीं? घर आते ही इंक्वायरी शुरू कर देती है, क्या नजर नहीं आ रहा है मैं खाना खा रहा हूं? रीना की जुबान पर तो वही ताला लग चुका था। वो खामोशी से उसके पास बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे, इसी इंतजार में थे कि बाबा खाना खाए और जो खाना बचे वो फिर सब माँ के साथ मिलकर बांट के खा ले। मगर तभी खाना खत्म करने के बाद राहुल कहने लगा कि डॉक्टर ने कहा है कि तुझे मलेरिया हो गया है। ये छोटी सी शीशी तुझे पीने को दी है। कह रहा था कि एक ही सांस में बगैर पानी के पी जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। रीना ने भी सुख का सांस लिया था कि ऊपर वाले का धन्यवाद है, कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। राहुल ने अपनी जेब से मलेरिया की दवाई निकाली और निकाल कर रीना को दे दी और कहा कि ये पी लेना, तू ठीक हो जाएगी। रीना ने भी खामोशी से सर हिलाया और वो दवाई ले ली। कई दिन से राहुल अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दूसरे देश जाने के चक्कर में था। किसी ने उसे बताया था कि एजेंट लंदन में मजदूरों को भेज रहा है, वहां पर बहुत काम है और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने अभी तक रीना को कुछ बताया नहीं था। यही सोचा था कि जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तभी अपनी पत्नी को बताएगा। मगर अब जब उसने रीना की उस बीमारी के बारे में सुना तो उसने बताने का फैसला बदल लिया। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब उसने अपने दोस्त के यहाँ रखवा दी थी। वो जो भी कमा रहा था उसमें से ज्यादातर पैसे अपने दोस्त के पास ही रखवा रहा था ताकि लंदन जाने के लिए कुछ पैसे रख सके। उसका टिकट और वीजा दोनों ही फ्री थे। एक शाम जब वो परेशान हाल था तो वो अपने दोस्त के पास गया तो वहीं उसे ये खुशखबरी मिली कि इसकी नौकरी लंदन में लग चुकी है और अब कुछ दिनों के बाद ही तुम्हें लंदन जाना है। ये सुनकर राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। घर में राशन खत्म था। उसने रीना को थोड़ा बहुत ही राशन ला कर दिया था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसी पर ही गुजारा करो। मजबूरन रीना भी चुप हो जाती कि पति के पास जब पैसे ही नहीं है तो भला क्यों अपने पति को तंग करती रहे। वो खुद भूखी रह लेती और अपने बच्चों को आधी आधी रोटी करके खाने को दे दिया करती ताकि वो भूखे ना रह सके। एक दिन सुबह सुबह राहुल उठा तो बहुत ही खुश था। नए कपड़े पहने तैयार हुआ। रीना उसे ध्यान से देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है राहुल, आज तो बहुत तैयार हो रहे हो, ऐसे तो तुम कभी किसी त्योहार पर भी तैयार नहीं होते। ये सुनकर राहुल फौरन एक नजर रीना पर डालकर कहने लगा, आज ठेकेदार ने हमें पार्टी में बुलाया है, इसलिए हम पहले पार्टी करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। रीना खुश हो गई। फिर कहने लगी कि मेरी और बच्चों की तरफ भी ध्यान कर लेना। घर में राशन बिल्कुल खत्म है। आज रात आप राशन लाओगे तो ही हम पेट भरकर खा सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आज रात भूखे सो जाएं। ये सुनकर राहुल कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं आज राशन ले आऊंगा। ये सुनकर रीना संतुष्ट हो गई, मगर न जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। खैर, राहुल ने एक नजर रीना पर डाली और फिर बच्चों को देखा। वो घर से बाहर निकल चुका था। बच्चे यही समझ रहे थे कि बाबा मजदूरी करने गए हैं। रीना का भी यही अंदाज था कि पति शाम को राशन ले आएगा, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका पति तो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर लंदन जा रहा है।
राहुल अपने दोस्तों के साथ लंदन जा चुका था, मगर इधर रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल रहा था और राहुल अभी तक घर नहीं आया था। बच्चों ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख से उनकी बुरी हालत थी। बार बार माँ से सवाल करते, बाबा कहाँ रह गए? पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाते थे, शाम से पहले घर आ जाया करते थे। रीना भी परेशान थी, तबीयत उसकी भी बहुत खराब हो रही थी। बार बार वो खांसते हुए गली से बाहर झांक कर देखती। उसके साथ काम करने वाले सभी मजदूर जो इसी गांव में रहते थे, वो सब तो वापस आ चुके थे, मगर आज न जाने राहुल कहाँ रह गया था। उसकी तो कोई खबर ही नहीं थी। मजबूरन रात को बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। बच्चे तो भूख से सो गए, जबकि रीना के दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। आज से पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था कि राहुल घर ना आया हो। पहले तो उसे परेशानी हुई कि कहीं राहुल को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, मगर जब उसने महेश से पूछा कि राहुल कहाँ है, वो कल रात से घर वापस ही नहीं आए, तो वो कहने लगा कि पता नहीं, वो तो कल काम पर भी नहीं आया था, बल्कि कल ही ठेकेदार से बात करके काम छोड़कर जा चुका है। कह रहा था कि मुझे एक और जगह अच्छा काम मिल गया है। हमसे भी बहुत नखरे से बात करता हुआ चला गया। ये सुनकर तो रीना के हाथ पांव फूले थे कि आखिर उसका पति कहाँ जा सकता है, वो भी बगैर बताए। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसने पड़ोस से बच्चों के लिए कुछ खाना मांगा तो पड़ोस की औरत ने उसे कुछ खाना दे दिया। उसने थोड़ा बहुत खुद खाया और बाकी अपने बच्चों को खिला दिया, मगर उसे परेशानी हो रही थी कि आखिर राहुल कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में राहुल की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। कर तो वहां पर वो मजे ही रहा था, मगर वहां पर उसे कम मेहनत पर ज्यादा पैसे मिल रहे थे। वो खुश था, उसके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, जबकि यहाँ उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों की भूख से ये हालत हो गई कि पड़ोस के जिस घर से भी खाने की खुशबू आती तो वो उस घर में झांकने लगते कि शायद किसी को उनकी शक्लों पर रहम आ जाए और तरस खाकर ही वो कुछ खाने को उन बच्चों को दे दे। कुछ को उन बच्चों के मैले और फटे कपड़े देखकर तरस आ जाता, वो उनको खाने के लिए कुछ दे देते, वरना उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। कहीं से उड़ती हुई ये खबर भी रीना को मिल गई कि उसका पति दूसरे देश जा चुका है और वहां पर अच्छी नौकरी कर रहा है। पत्नी बच्चों से तो उसने हर संबंधी तोड़ दिया है और कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर उस रात रीना बहुत रोई थी कि उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसे कैंसर था, ये उसे अभी भी नहीं पता था। उसे अपने बच्चों का फ्यूचर काला होता ही नजर आने लगा था कि भला वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कैसे उनकी जिम्मेदारी उठाएगी। उसे अपने पति से नफरत महसूस हो रही थी। वक्त गुजरता गया और इस तरह 5 साल पूरे हो गए। वहीं राहुल जो पैसे की रंगीनियां देख देख कर बिल्कुल ही भूल चुका था कि उसकी एक पत्नी और बच्चे भी हैं। 5 साल पूरे हुए तो बॉस ने पुराने वर्कर्स को शक की वजह से कंपनी से निकाल दिया, जिसमें राहुल भी शामिल था। उसके दिमाग में रीना का चेहरा उभरा। कहने लगा कि अब तक तो रीना मर चुकी होगी और न जाने उसके बच्चे कहाँ गलियों में भटक रहे होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं। खैर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो 5 साल बाद हिंदुस्तान लौटा तो सीधा अपने घर चला आया। जैसे ही उसने घर के दरवाजे में कदम रखा, उसे जो कुछ दिखाई दिया उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। क्या ये इसका घर था? इसका घर तो कच्चे आंगन वाला था, खुली सी जगह थी और सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था, वो भी मिट्टी और ईंटों का। उसकी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कमरे को प्लास्टरी करा सकता, मगर यहाँ तो फर्श पर मार्बल लगा हुआ था। सामने बहुत खूबसूरत फूल पौधों से सजा हुआ आंगन था, फिर खूबसूरत खुला हुआ लॉन, जहाँ पर एक लाइन में बहुत सारी सिलाई मशीन रखी हुई थी। हर मशीन के आगे एक कुर्सी पड़ी थी और वहां पर गांव की 20 बच्चियां बैठी हुई सिलाई सीख रही थी। सामने एक कुर्सी पर रीना बैठी सबको सिलाई सिखा रही थी, जबकि वही आंगन में एक तरफ कालीन पर कुछ लड़कियां बैठी सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी। रीना तो उन बच्चियों में ही मग्न थी। दरवाजे पर खड़े अपने पति को देखा तो पल के झपकना ही भूल गई। राहुल चलता हुआ रीना के पास आया और कहने लगा कि रीना, तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं। तुम्हें तो कैंसर था ना, मैंने तो सोचा था कि तुम मर चुकी होगी। अगले ही पल एक झन्नाटेदार थप्पड़ राहुल के चेहरे पर लग चुका था। गांव की सारी लड़कियां उसी तरफ देखने लगी थी। रीना कहने लगी, क्यों आए हो तुम वापस? दफा हो जाओ इस घर से, दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे। राहुल तो बौखला चुका था। क्या ये वही रीना थी जिसे वो बीमारी की हालत में छोड़कर गया था? पत्नी का रोब और गुस्सा देखकर तो उसे परेशानी सी होने लगी।
वो पत्नी से माफी मांगने लगा, कहने लगा कि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए बाहर गया था, मगर रीना ने हाथ उठाकर चुप करवा दिया। कहने लगी कि मेरा और मेरे बच्चों का तुम्हारी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। तुम जिस हालत में हमें छोड़कर गए थे वही असल सबूत है कि तुम्हें हमारी कितनी फिक्र थी। इनके घर से शोर की आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। जब राहुल को वहां देखा गया तो हर कोई उसे बातें सुनाने लगा और धक्के देकर उसे गांव से बाहर निकालने लगे। कहने लगे कि खबरदार, जो तुमने रीना को दोबारा डराने धमकाने की या इस घर में आने की कोशिश भी की। राहुल तो सर पकड़कर बैठ चुका था। अब गांव वालों से पता चला कि उसके जाने के बाद रीना ने अपने बच्चों की खातिर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। वो इस कदर अच्छी सिलाई करती कि गांव की लड़कियां इसके पास कपड़े सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगी। एक दिन अनाथ आश्रम से एक मैडम भी इसके पास आई और उसे अपने अनाथ आश्रम में सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। वह हफ्ते के 6 दिन वहां पर सिखाती और फिर इतवार वाले दिन गांव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाया करती। उसके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे। रही बात उसके कैंसर की, तो वो तो खुद ही उसके जिस्म से खत्म हो चुका था। जिस कदर इसने भूखे रहकर मेहनत की थी, उसके जिस्म में मौजूद कैंसर के सारे कीटाणु खुद ही खत्म हो चुके थे। अब राहुल पछता रहा था। लंदन जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसकी नौकरी छूट चुकी थी। वो अक्सर काम में हेरा फेरी कर दिया करता था, जिसके बारे में बॉस को पता चल गया और इस तरह वो पत्नी, बच्चों से भी और लंदन की नौकरी से भी हाथ धो बैठा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।